गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इजी ट्रेडर्स। माय नेम इज संदीप। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑप्शन ट्रेडिंग। हम इस वीडियो में ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। ऑप्शंस बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, एक वीडियो में कवर होने वाला है नहीं। तो हम ऑप्शंस के ऊपर सीरीज़ बनाने वाले हैं। ये फर्स्ट एपिसोड आप बोल सकते हो। ऑप्शंस, ये पूरे सीरीज़ में मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल्स तक बताऊंगा कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस का मेन कंसेप्ट क्या है उसके बारे में समझेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जिनके पास पैसा होता है वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। और फिर 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद उनको पता चलता है कि अगर ये चीज़ें मुझे पता होती तो मैं मेरे लॉस को कम कर सकता था, या मैं अगर ऐसा करता तो मैं पैसा कमा सकता था। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे अगर आपको बिना नॉलेज किसी भी चीज़ में आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको पहला उसमें नुकसान ही होने वाला है, या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आएगा। आप जो भी चीज़ करने जा रहे हो उसके उसका नॉलेज अगर आपको हो तो आप सोच समझ के उस चीज़ में जाएंगे, और जाने के बाद भी आपको वहाँ पे क्या करना है वो आपको पहले से ही पता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर एक बात आप समझेंगे कि मनी प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडिंग में, नॉलेज का इशू है सबको। अगर आपके पास किसी चीज़ का अच्छा नॉलेज है, आप जितना इन डिटेल्स नॉलेज लोगे, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट में आप इजीली ट्रेड ले पाएंगे। दोस्तों, आप जो अपना टाइम है वो नॉलेज और स्किल गेन करने के लिए स्पेंड कीजिए, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपका स्किल और नॉलेज डेवलप होगा वो नॉलेज और स्किल ही आपको काम आएगा मार्केट में पैसा कमाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन के बारे में। पहले देखते हैं कि ऑप्शन आया क्यों था, उसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन जैसा अभी हम ट्रेड करते हैं उस तरह से इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ऑप्शंस का एक अलग ही कंसेप्ट था। दोस्तों, मान लेते कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो और आपने ऑटो सेक्टर के कुछ शेयर्स खरीद के रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे बहुत बड़ा क्वांटिटी आपने लेके रखा है, 40,000 50,000 1 लाख ऐसा क्वांटिटी टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी का लेके रखा है। मगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और आपको सडनली ऐसा कुछ न्यूज़ आया कि जो मारुति सुजुकी का या ऑटो सेक्टर में जो नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो कुछ दैट इज़ नॉट अप टू मार्क, तो हो सकता है अभी ऑटो सेक्टर नीचे आने वाला है, ऐसा अगर आपका न्यूज़ आ जाता है तो आप जो आपका पोर्टफोलियो है वो तो नहीं बेच सकते आप, क्योंकि आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे अगर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर नीचे आने वाला है या मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स के शेयर्स नीचे आने वाले हैं जिनका होल्डिंग आपके पास पड़ा है, ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसका पुट बाय कर सकते हैं या आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये पुट और कॉल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, आगे के वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो ऐसे टाइम पे ये जो कॉल या पुट बेच के वो भी इन्वेस्टर जो है, जैसे जिनका पोर्टफोलियो में होल्डिंग पड़ा है, वो ये ऑप्शंस का यूज़ करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो अपने जो पोर्टफोलियो को ऑप्शंस के साथ हेज करके रखते हैं। मतलब उनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर बैड न्यूज़ आया है तो अपने पोर्टफोलियो को बेच तो नहीं सकते, फिर ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए वो लोग ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, ऑप्शंस के साथ अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं और शॉर्ट पीरियड में ऑप्शन से फ़ायदा कमाते हैं। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस आई गेस 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मगर उसमें जो वॉल्यूम है वो 2007-8 से बढ़ने लगा। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ कि ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कंसेप्ट क्या है और उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या होता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स। तो उसी के एग्जांपल से हम देखते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं एक ए और बी दो व्यक्ति है। बी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 25 लाख। ए जो बंदा है वो इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है।
ए पर्सन को ऐसा लगता है, उसका व्यू ऐसा है कि अगर बी पर्सन की मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने बाद एयरपोर्ट होने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 25 लाख है, ये 70 लाख हो जाएगी और मुझे फ़ायदा होगा। तो ये सिनेरियो में दोस्तों बी जो है वो ए को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। अभी इसमें क्या है कि ए जो बंदा है उसके पास इतना पैसा है नहीं अभी बी को देने के लिए, 25 लाख। ए क्या करता है कि ए जो है वो बी को 2 लाख रुपया टोकन के हिसाब से देता है और वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है? वो बी को बोलता है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मैं 1 महीने बाद खरीदूंगा, आफ्टर 1 मंथ। अभी ये सिनेरियो में होगा क्या, अगर का ए जो है वो प्रॉपर्टी 1 महीने के बाद खरीदेगा तो वो बी को क्या बोलता है, मैं आपको अभी 2 लाख का टोकन अमाउंट देता हूँ, आप ये 2 लाख रख लो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, एक एग्रीमेंट बना लो कि 1 महीने बाद मैं ये प्रॉपर्टी आपसे 25 लैक्स में खरीदूंगा। अभी इसमें क्या होगा, 1 महीने बाद अगर ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है तो ये जो 2 लाख रुपीज़ है ये पूरा बी को मिल जाएगा। मतलब वो एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि अगर ये प्रॉपर्टी ए नहीं खरीदता है 1 महीने बाद तो ये जो 2 लाख रुपया है वो ए को वापस नहीं मिलेगा, वो बी उससे ले लेगा। तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये ए क्यों ऐसा करना चाहता है, बी क्यों ऐसा करना चाहता है। तो चलिए कुछ पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे ए जो बंदा है उसको क्या लगता है कि 1 महीने बाद, जैसे कि वो अभी 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, 1 महीने बाद उसको लगता है कि वो प्रॉपर्टी का वैल्यू 70 लाख हो जाएगा, बराबर है। तो इसमें उसका व्यू क्या है कि 1 महीने बाद अगर वो प्रॉपर्टी का वैल्यू 70 लाख हो जाएगा, उसको बी को कितने देने हैं, 25 लाख। तो यहाँ पे ए को 45 लैक्स का प्रॉफिट हो जाएगा। उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 2 लाख रुपीज़। 1 महीने बाद उसको जो एक्चुअल प्रॉफिट मिलने वाला है वो है 45 लाख रुपीज़। ए के पास ये एक रीज़न है, इसके लिए वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। अभी इसमें बी को क्या लगता है, बी का जो व्यू है, बी क्या बोलता है कि जैसे ये जो एयरपोर्ट का न्यूज़ है, जो एयरपोर्ट का न्यूज़ आया है ये साल में 4 बार आ चुका है और चारों बार वो फॉल्स हो गया। तो बी के मन में क्या चल रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और अगर ये जो एयरपोर्ट का जो न्यूज़ है वो ये महीने में भी आया और फॉल्स हो गया, तो उसको क्या होगा, उसको ये 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर न्यूज़ आ भी गया तो भी उसका जो प्रॉपर्टी है वो 25 लैक्स में सेल हो जाएगा। तो बी के व्यू में दो तो यही व्यू है कि अगर मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बेच भी जाता है तो भी मुझे 25 लाख मिलेगा, और अगर वो न्यूज़ नहीं भी आता है तो भी मुझे ये जो 2 लाख रुपए है उसका तो फ़ायदा है। तो ये दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है दोस्तों। ऑप्शंस में ऐसा ही ट्रेडिंग होता है। अभी इसमें क्या होगा, अगर ऑप्शंस की तरह हम देखें तो जो ए है वो बन जाता है बायर, ये ए जो है वो बन जाता है बायर, बी बन जाता है सेलर, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो 2 लाख रुपीज़ है वो बन जाता है प्रीमियम। यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होता है, जो जिसका एक्सपायरी नॉर्मली जो स्टॉक्स होते हैं उनका लास्ट थर्सडे को होता है हर महीने के, और जो इंडेक्सेस होते हैं उनका वीकली होता है। जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसका वैल्यूएशन के हिसाब से एक प्रीमियम होता है जो इसको पे करना होता है। यहाँ पे ए को क्या लगता है, अगर मैं 2 लाख रुपया प्रीमियम दूंगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और बी को क्या लगता है कि अगर मार्केट फ्लैट रहेगा या नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। दोनों का जो व्यूज़ है वो इस प्रकार का है। इसमें दोस्तों आपने बार बार सुना होगा कि जो ऑप्शन बायर होता है वो प्रीमियम दे के ऑप्शन खरीदता है, और जो ऑप्शन सेलर होता है जिसको राइटर भी कहते हैं वो प्रीमियम कलेक्ट
करके पैसा कमाता है। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऑप्शंस में बायर्स और सेलर्स होते क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप बायर बनते हो या सेलर बनते हो तो आपका कितना प्रोबेबिलिटी होता है विन होने का। देखिए, मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आप जान जाएंगे कि आप कोई भी ऑप्शन सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो और आप कितना परसेंट आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को विन कर सकते हो, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ऑप्शन आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको प्रोबेबिलिटी की समझ आ जाए तो आप कोई भी ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हो। मान लेते हैं अभी जैसे कि ये जो पर्सन है उसने 2 लाख में ये प्रीमियम खरीद ये ऑप्शन खरीदा है, मगर अगर उसका जो व्यू है कि 1 महीने बाद यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है और ये 25 लाख की प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए की होने वाली है, तो अगर उसका 2 लाख इन्वेस्ट करके उसको 70 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं, द प्रॉफिट इज ह्यूज। अगर वो 2 लाख इन्वेस्ट करके उसको डायरेक्ट 70 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं, तो यू कैन सी हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज देयर। ही विल बी अर्निंग 70 लाख रुपीज़ अगेंस्ट 2 लाख। वही अगर बी का व्यू हम देखें, बी का जो व्यू है उसको लगता है कि अगर ये जो न्यूज़ है एयरपोर्ट वाला, वो अगर 1 महीने के बाद आ जाए, दूसरे महीने में आ जाए, तो भी उसका प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और बी के बीच, वो 1 महीने के लिए बना है। 1 महीने के बाद वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, तो बी को क्या फ़ायदा होगा। बी को जो है ये जो 2 लाख रुपीज़ है, ये 2 लाख रुपीज़ में मिल जाएंगे। और अगर ये एयरपोर्ट का न्यूज़ 2 महीने बाद आता है, तो उसका जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का जो 70 लाख है वो उसमें भी उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बी का व्यू है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है अपने आगे के वीडियोस के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ये एग्जाम्पल समझने के बाद आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन बायर का क्या प्रोबेबिलिटी होता है और ऑप्शन सेलर का क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हम काफ़ी सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे कि लॉन्ग कॉल ऑप्शन, पुट लॉन्ग ऑप्शन, पुट शॉर्ट ऑप्शंस, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सीरीज़ के अंदर मैं आपको सेटअप्स के बारे में वगैरह बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ये बेसिक है, एक बार आप बेसिक को समझ जाए तो आगे की चीज़ें आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये दोस्तों बेसिक है जो मैंने करियर में सीखा हुआ है, आप ये बेसिक को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे के एपिसोड्स भी देख सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।